अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लेक्चरशिप प्रिपरेशन के लिए थर्ड चैप्टर की डिस्कशन करने जा रहे हैं और हमारे पास थर्ड चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास डेवलपमेंट है ऑफ पीरियोडिक टेबल। डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। सबसे पहले जो है वो है डुब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड। डुब्राइनर ने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया, ठीक है, तीन तीन के सेट में, कि जो मिडल वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज था। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट is arithmetic mean of other two elements which are arranged such that the elements having similar properties are placed in increasing order of atomic weight। यानी कि एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाए, ठीक है, तो एटॉमिक वेट की बेस पे, ठीक है, तो मिडल वाले की जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। तो दिस इज कॉल्ड डुब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड। ठीक है, इसने तीन तीन एलिमेंट्स का जो है सेट तो उससे बनाया था। ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है। तो लिथियम और पोटाशियम का एटॉमिक मास का एवरेज लें तो वो सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। ठीक है, अब डुब्राइनर का जो लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइएड, ये रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि कुछ ट्राइएड ऐसे थे जिसमें तमाम एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या था, सेम था। ठीक है, डुब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइएड वाज रिजेक्टेड बिकॉज इन some triads all the three elements possess nearly the same atomic mass। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन है, सल्फर है, सिलीनियम है और टेलोरियम है। तो ये क्या हैं, दे आर ट्राइएड्स। क्वेश्चन है हमारे पास एक, हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, एंटोनी लुवाइजर जो है इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अब न्यूलैंड ने क्या किया, इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। ठीक है, और इसने क्या देखा कि हर एट्थ एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर होती हैं एज फर्स्ट वन। ठीक है, यानी हर आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले एलिमेंट से क्या होंगी, रिजेंबल करेंगी, सिमिलर होंगी, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट की बेस पे अरेंज किया जाए। अब ये अरेंजमेंट जो है ये म्यूज़िकल नोट से रिजेंबल करती है। जैसे कि देखिएगा कि अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करें तो हर आठवें की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पहले से मिलती होंगी। ठीक है, जिस तरह सा, रे, गा, मा, पा, ता, नी, सा, तो ये सा आठवां और पहला सेम है। इसी तरह एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो भी क्या होती हैं, वो भी रिजेंबल करती हैं। हर आठवें की प्रॉपर्टीज जो है वो पहले से होंगी। ठीक है, और हमें मालूम है अब कि जो लिथियम है और सोडियम है सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो इसने भी क्या किया, इसने भी एलिमेंट को अरेंज किया और क्या कहा कि हर आठवीं की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, पहले से रिजेंबल करती होंगी। नेक्स्ट है वो है लोथर मेयर कर्व। ठीक है, अब लोथर मेयर ने क्या किया, इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया। लोथर मेयर ने क्या क्या कहा कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन है। यानी एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक वेट की बेस पे अरेंज किया जाए तो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकायदा इंटरवल्स के बाद क्या होंगी, रिपीट होंगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान एक ग्राफ बनाया और इसमें जो कर्व्स आती हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कर्व में सेम पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, ज़रा देखिएगा, कर्व में जो अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, वो कर्व की पीक पर हैं। ठीक है, इसी तरह जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो डिसेंडिंग पोजीशन पे हैं। ठीक है, यानी ये डिसेंडिंग पोजीशन पे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह। और जो कि
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं लाइक हेलोजेंस, वो कहाँ पे है, वो असेंडिंग पोजीशन पे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, फ्लोराइड, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये आयोडीन। तो लोथरमैन ने क्या किया, इसने कहा कि अगर एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगी, कर्व बनेगी, और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो हैं वो कर्व में सेम पोजीशन पे होंगे। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लोथरमेयर कर्व। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव ने क्या कहा, इसने कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, वो एलिमेंट्स के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। ठीक है, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होंगी, अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की बेस पे अरेंज किया जाए तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक फंक्शन पाया जाएगा, यानी बाकायदा इंटरवल्स के साथ के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होंगी। अब मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, ठीक है, इसमें 7 हॉरिजेंटल रोज थी जिनको पीरियड्स का नाम दिया गया। ठीक है, जबकि 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिन्हें ग्रुप्स कहा गया। ठीक है, 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। उसके बाद क्या हुआ कि 9th वर्टिकल ग्रुप जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया गया बाद में, जब इनर्ट गैसेस जो हैं उनकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो उस इनर्ट गैस जो है, ठीक है, उसके ग्रुप को क्या नेम दिया गया, 0। ठीक है, तो इस तरह जो है 8 एंड 0, और इनको जो है फिर फर्दर डिवाइड किया गया बाद में सब ग्रुप्स में, ए और बी सब ग्रुप्स में। तो इस तरह अब मेंडलीफ ने टोटल जो है 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, एटॉमिक मास की बेस पे। और इसने क्या किया, इसने कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह भी रखी, ठीक है, जो कि तब तक उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन भी है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या है, एक टेबुलर अरेंजमेंट है जिसमें एलिमेंट को रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। ठीक है, जिसमें रेगुलर रेपिटेशन के बाद प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। इस टेबल को, इस टेबुलर अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल। अब जो है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स थे, जैसा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का इशू। ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स का इशू, क्योंकि अगर एटॉमिक मास पे अरेंज करें तो आइसोटॉप्स की जगह बनती है। ठीक है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की पोजीशन का इशू। ठीक है, इसी तरह जो है मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट्स को गलत जो है वो प्लेस कर दिया था। ठीक है, अनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट थे। और क्या हुआ कि कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर थी, उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। ठीक है, तो ये कुछ जो हैं डिफेक्ट्स हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये किसने दिया था, ये दिया था एच हेनरी मोजले ने। ठीक है, हेनरी मोजले ने। अब इसने क्या कहा कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो वो एलिमेंट्स जो हैं जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज में हैं, तो इस तरह क्या आते हैं, वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इधर आप देखिएगा जो है, अब क्या रीज़न है कि रेपिटेशन आती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स के बाद, ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, इसमें क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें 7 हॉरिजेंटल रोज हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, यानी 7 पीरियड। यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है, मोस्ले लॉ।
मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, ठीक है। मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किए, तो इसने क्या कहा कि एलिमेंट से जो एक्स रेज एमिट होती हैं, एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एमिटिंग बाय एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इस तरह क्या किया, इस तरह एटॉमिक नंबर भी जो है फाइंड किए मोज़ले ने, और कुछ अननोन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो हैं वो भी डिटरमिन किए। अब इस रिलेशन में जो ए है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जबकि बी जो है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे शील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस तरह जो है ये क्या होगा रिलेशन, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आप ज़रा देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आसान तरीका क्या है, ठीक है। एन जो है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी शेल का जो नंबर होगा उतने ही उसमें सब शेल होंगे, ठीक है। पहले में एस, दूसरे में एस पी, तीसरे में एस पी डी, चौथे में एस पी डी एफ, इसी तरह पाँचवें में भी एस पी डी एफ, और छठे में एस पी डी एफ, ठीक है। अब क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं तो इसलिए हम एफ तक ही रहते हैं, ठीक है। अब ये ज़रा देखिएगा कि इस तरह आप अगर इस टेबल को बना लें और इस एरो के थ्रू इनको मिलाते जाएं, ठीक है, तो हमारे पास जो तरतीब बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। ज़रा ये लास्ट वाली देख लीजिएगा, 1s, इसके बाद 2s 2p, 3s 3p, 4s। अब 4s के बाद हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3d, ठीक है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। हमारे पास जो है जो हम अरेंज करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, वो n+l रूल की बेस पे करते हैं। तो 3D के बाद क्या आता है, 4P, उसके बाद 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, और फिर 5D आएगा, 6P और 7S, ठीक है। तो ये ज़रा देखिएगा, ये अल्कली मेटल्स हैं, और इन तमाम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, यानी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है तो इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं, सिमिलर है। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके जो हैं वैलेंस शेल उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एस में दो दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं, सिमिलर है। ये नेक्स्ट देखिएगा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स उनकी नोमेनक्लेचर है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो, ठीक है, मोर देन 100 हो। मोर देन 100 हो तो ज़ीरो के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है रूट वो है नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए क्वाड, ठीक हो गया। इनका एब्रीवेशन क्या होगा, एन यू बी टी और क्यू। इसी तरह अगर 5 हों तो उसके लिए क्या, पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए इन, ठीक है। तो इनके फर्स्ट फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उनको यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 103 है, ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, ठीक है। हमने 1 के लिए जो वर्ड पढ़ा था वो पढ़ा था यन, 0 के लिए नील, ठीक है, और 3 के लिए ट्रिम। तो इस तरह क्या है, ट्राई पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि हम किसी भी जो 100 से अबव एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जिस सब शेल में होते हैं उसके अकॉर्डिंग के बेस पे है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है। अब जरा देखिएगा, एस जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें दो ग्रुप्स हैं जस्ट, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स को ग्रुप 1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को ग्रुप 2 कहा गया है, ठीक है। और इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS1, और अल्कलाइन वालों की क्या है, NS2। अब अल्कली मेटल्स जो है इसको याद करने, इस ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, ज़रा देखिएगा। पहला जो ग्रुप है अल्कली मेटल्स, ठीक है, इसे कहते हैं हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है।
खाली ने की रब से फरियाद, तो इस तरह आप पहले ग्रुप के एलिमेंट्स याद कर सकेंगे। इसी तरह सेकंड जो है वो क्या है, बड़ी मझ का सर बड़ा, बड़ी मझ का सर बड़ा, तो इस तरह जो है सेकंड ग्रुप इसके एलिमेंट्स याद हो सकते हैं। इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ देखिएगा, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो कम होती हैं, ये स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इम्पैक्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, ठीक है। ये जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा बाकी तमाम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट देते हैं, ठीक। क्या करेंगे, फ्लेम टेस्ट, यानी ये अपने फ्लेम से करेक्टरिस्टिक फ्लेम रखते हैं, और फ्लेम टेस्ट से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम, ठीक है, इज़ नॉट अ ट्रू अल्कलाइन मेटल, ठीक है। बाकी मेटल्स हैं, ठीक है, और बेरिलियम जो है इसका पिक्युलियर बिहेवियर है, ठीक है। बेरिलियम जो है इसका ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक है, बाकी तमाम जो है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो बेरिलियम जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ा डिफ़र करती हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि बेरिलियम का एक तो साइज़ जो है वो स्मॉल है, ठीक है, साइज़ स्मॉल है, और इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हाई न्यूक्लियर चार्ज है। साइज़ स्मॉल है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, जबकि बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तो इस वजह से बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ बाकियों की निस्बत क्या जी। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड पे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसमें ज़रा देखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर 3A से लेकर ये कहाँ तक है, 7A तक, और लास्ट पे क्या है, 0 ग्रुप, जो कि किसके लिए है, नोबल गैसेस के लिए। तो ओवरऑल हम 18 ग्रुप्स हैं, तो 13 से लेकर 18 तक दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ज़्यादातर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, दे आर मेटलाइट्स, दे आर मेटलाइट्स, या फिर क्या है, नॉन मेटल्स। बहुत कम है जो कि क्या है, मेटल्स हैं। अब 13 ग्रुप जो है, ठीक है, ग्रुप नंबर 13, इसे कहा जाता है बोरोन फैमिली, ठीक है। इसमें क्या है, अब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, वो होती है NS2 NP1, ठीक है। इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है पी सब शेल में है। इसी तरह जो 14 ग्रुप है उसको कहते हैं कार्बन फैमिली, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2 NP2। इसी तरह जो 15th ग्रुप है इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, और इनको कहा जाता है निकोजन्स, ठीक है। निकोजन्स ग्रुप 15 जो कि नाइट्रोजन फैमिली है। अब निकोजन्स क्यों कहा जाता है, निको का मतलब है फर्टिलाइज़र, और जन का मतलब है टू प्रोड्यूस, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, निकोजन्स। उसके बाद नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, उसमें जो है ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली इनको चाल्कोजन्स कहा जाता है, चाल्कोजन्स, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS2 NP4। चाल्को का मतलब क्या है, और जेन का मतलब टू प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस करने वाले। और जो नेक्स्ट है ग्रुप 17, दे आर हेलोजेंस, और हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2 NP5। हेलो का मतलब क्या होता है, साल्ट, और जेन का मतलब टू प्रोड्यूस, तो क्योंकि ये साल्ट प्रोड्यूस करते हैं इस वजह से इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। और लास्ट जो है वो है 0 ग्रुप, ठीक है। इसे नोबल गैसेज हैं, ये इनर्ट हैं, रेयर गैसेज हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2 NP6। तो एक बार दोबारा इसे रिकॉल करते हैं, ठीक है। ये बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलते हैं, निकोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली चाल्कोजेंस, उसके बाद हेलोजेंस, और उसके बाद नोबल गैसेस। ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन्हें कैसे याद किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा बोरोन फैमिली, तो बोरोन फैमिली देखें, भाई, अली, गया, इंडिया, थाईलैंड।
और जबकि कार्बन फैमिली जो है सस्सी गई सिंध पंजाब। नाइट्रोजन फैमिली नोमी पोमी असा सब भाई। और ऑक्सीजन फैमिली जो है ठीक है ओ सस्सी तेरा पुनो। और हैलोजन्स जो हैं वो ईजिंग हैं, उनमें एक रिदम है फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन और एस्टाटीन। इसी तरह नोबल गैसेज जो हैं हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन। तो इस तरह जो है वो आप ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो हीलियम है ठीक है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 ठीक है। इसके पी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ठीक है, लेकिन ये कहाँ पड़ा हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ पड़ा हुआ है ठीक है, टॉप ऑफ द नोबल गैसेस। ये क्वेश्चन देखिएगा, द एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर। राइट साइड पे जो हैं वो क्या है, मेटल्स हैं, मेटलाइड्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो राइट साइड पे जो हैं वो क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और मोस्टली वो क्या है नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट जो है ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं ठीक है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-1d ठीक है, और ns, यानी कि जो भी वैलेंस शेल होगा उससे पिछले वाला डी सब शेल फिल होगा ठीक है। और जो वैलेंस शेल है उसके एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होगा, दो होंगे। और डी जो है उसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये बेसिकली 4 जो है पीरियड्स उसमें आते हैं। 3D सीरीज़ है ये स्कैंडियम वाली, उसके बाद 4D सीरीज़ है यट्रियम वाली, 5D सीरीज़ है लैंथनम, और 6D सीरीज़ है एक्टिनम। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में ये लाई करते हैं, इस वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है ठीक है। अब सब ग्रुप की बात करें तो ये बी ब्लॉक बी में आते हैं ठीक है, बी सब ग्रुप में आते हैं। और बी जो है वो शुरू होता है कॉपर वाला जो है, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ये जो ग्रुप है ये 1b है ठीक है, इट इज़ कॉल्ड 1b। और जिंक कैडमियम और मरकरी वाला क्या है, ये 2b है। इसी तरह जो है स्कैंडियम वाला ये 3b, टाइटेनियम वाला 4b, वेनेडियम वाला 5b है, क्रोमियम वाला 6b है, और मैंगनीज वाला ये 7b है। ये जो बाकी हैं निकल कॉपर और आयरन वाले ठीक है, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है 8b। और ओवरऑल बात की जाए तो ये कौन सा ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अच्छा, फिलिंग की बात करें तो इनका क्या है, इनका पेनल्टीमेट शेल जो है वो फिल होता है ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये न्यूक्लियस, ये शेल है, ये वाला शेल और ये वाला शेल, ये तो है वैलेंस शेल ठीक है। अच्छा, ये सबसे बाहर वाला जो है ये तो वैलेंस शेल है ठीक है, उससे इनर शेल जो है उसे कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, और उससे भी इनर हो तो उसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें जो डी सब शेल फिल होता है, ये कौन सा शेल होता है, ये होता है वैलेंस शेल से इनर शेल यानी पेनल्टीमेट शेल। तो जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो किस में होती है, पेनल्टीमेट यानी n-1 वाले में। उसके बाद 3D सीरीज़ जो है ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, इसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हैं एलिमेंट्स। स्कैंडियम जो है वो 21 और जिंक का क्या होता है 30। इसके बाद जो है 4D सीरीज़ है, इसमें यट्रियम से लेकर कैडमियम तक हैं ठीक है, एटॉमिक नंबर 39 to 48। और 5D सीरीज़ लैंथनम से मरकरी 57 से लेकर 80 तक हैं। और इसी सीरीज़ के अंदर ही क्या आता है, लैंथेनाइट सीरीज़ आती है। उसके बाद 6D सीरीज़ जो हैं ये एक्टिनम से कॉपरनिसम, और ये जो है 89 से 112 है, इन्हीं एलिमेंट्स के दरमियान जो है एक्टिनाइट सीरीज़। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ठीक है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स एंड कलर्ड कम्प्लेक्सेस। बेसिकली इनमें क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी टेकअप करके हायर एनर्जी लेवल्स पे चले जाते हैं ठीक है, यानी एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे। जब वो डी एक्साइट होंगे तो वही एनर्जी रिलीज करेंगे विजिबल रीजन में, तो इस वजह से वो कलर्ड शो होंगे। तो इस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो हैं ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं
ठीक है। डी वाले जो हैं वो आउटर ट्रांजिशन है क्योंकि पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी में है, जबकि एफ ब्लॉक वाले जो इनर ट्रांजिशन है, अलग से दो सीरीज जो हैं वो नीचे दी गई हैं। इसमें लेंथेनाइड्स शामिल हैं और एक्टिनाइड्स शामिल हैं, ठीक है। ये सारी जो हैं ये मेटल्स हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। और ये जो हैं ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं और साथ ही साथ दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इनके कंपाउंड जो होते हैं मोस्टली कॉम्प्लेक्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में, यानी वैलेंस शेल से इनर और उससे भी जो नेक्स्ट शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। और केमिकली जो लेंथेनाइड्स हैं आर वेरी सिमिलर, ठीक है। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट देम फ्रॉम अ मिक्सचर बाय एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, इन्हें मिक्सर में से सेपरेट करना जो है वो मुश्किल है। और सिमिलरली एक्टिनाइड जो हैं ये भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और एक्टिनाइड्स जो हैं ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है। +3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन होती है ऑक्सीडेशन स्टेट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। और कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ठीक है। अब लेंथेनाइड की बात करें तो ये जो फर्स्ट सीरीज़ है, ठीक है, ये एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होकर 71 तक सीरीज़ है, ठीक है, 58 to 71। ये 58 जो है ये सीरियम का है और 71 जो है ल्यूटीटियम। इसी तरह जो नेक्स्ट है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक ये सब ग्रुप की अगर बात करें, ठीक है, तो ये सब ग्रुप जो है 3B से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं, थर्ड ग्रुप से। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें क्या होगा, N-2F, N-1D और NS2, यानी इसका जो है F में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में जो क्या होगा 0 या 1 और S में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है, एक्टिनाइड्स जो है एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होकर 103 तक हैं, ठीक है। ये भी थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होते हैं, थर्ड बी सब ग्रुप है। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होती है, N-2F, F में 0 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे और N-1D उसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन और NS2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इसमें जस्ट क्या याद रखना है कि इसकी ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, ठीक है। जो होगा एंटी पेनल्टीमेट शेल वो सब शेल फिल होगा एफ वाला, ठीक है। डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और एस में जो है वो 2। जैसे एक क्वेश्चन देखिए कि गैडोलिनियम जो है ये 4F सीरीज से बिलोंग करता है और इसका एटॉमिक नंबर 64 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने बतानी है, ठीक है। अब वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा हो तो उनकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बजाय उससे पिछली जो नोबल गैस है उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जीनॉन। जीनॉन का तो होता है एटॉमिक नंबर 54, ठीक है। तो इसका मतलब है पीछे हमने 10 जो इलेक्ट्रॉन है उनको कंप्लीट करना है। जीनॉन के बाद हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 4F, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन डी में गया, 2 इलेक्ट्रॉन एस में, तो एफ में कितने बचेंगे 7, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 5D1 और 6S2। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या बनता है, सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बाकी को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, अब इसमें डी लिखा ही नहीं हुआ तो ये गया। अब इसमें क्या है कि डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डी में 1 ही रहेगा। इसमें क्या है कि इसमें एस है ही नहीं तो ये भी नहीं है, तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, सेकंड। अब यहाँ पे एक रूल है कि जब भी कोई भी पीरियड स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहले फिलिंग एस ऑर्बिटल की होगी, ठीक है। और एंड पे जो है पी ऑर्बिटल की होती है, ठीक है। आमतौर पे जो है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनमें एक्सेप्शन है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इज़ ड्यू टू द ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। हम देखते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एक्टिनाइड्स हैं और लेंथेनाइड्स इनकी प्रॉपर्टीज़ में एक्सेप्शंस पाई जाती हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर ट्रांस एक्टिनाइड्स और सुपर हैवी एलिमेंट्स। ठीक है, एक्टिनाइड जो है उसका लास्ट एलिमेंट जो है वो है फ्लोरेंसियम 103 एटॉमिक नंबर। तो 103 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ट्रांस एक्टिनाइड्स या सुपर हैवी मेटल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैजिक नंबर्स। ठीक है, दे आर द सेट ऑफ नंबर आफ्टर विच प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड एट रेगुलर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि ब्लॉक वाइज थी, तो एस ब्लॉक के लिए क्या होती है? एन एस। एस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड हायर वैल्यूज तक जाएगी। ठीक है, पहला अगर पीरियड है तो उसमें 1 होगा, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। इस तरह पी ब्लॉक एलिमेंट्स में NS2 यानी एस में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो पी है उसमें 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं, और एन की वैल्यू जो है वो क्या होगी? वो एटलीस्ट 2 होगी और हायर हो सकती है। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा? डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एस जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या कुछ एलिमेंट्स में 1 भी रहेगा। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसमें 1 से लेकर 14 तक क्या होंगे? एफ में। ठीक है, N-2 वाले एफ में। और N-1 के डी में क्या हो गए? उसमें 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 1 भी हो सकता है, और NS2। ठीक है, तो ये जो है ये ग्रुप ब्लॉक वाइज जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एस में 2 आ सकते हैं, पी में 8, डी में 10 और एफ में 14। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर्स ऑफ वेरियस इनर्ट गैसेस। ठीक है, इनर्ट गैसेस का अगर एटॉमिक नंबर हमें मालूम हो, ठीक है, तो फिर बाकी जो ग्रुप हैं या नेक्स्ट ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो हमें आसानी रहेगी उसमें। अब देखिएगा, अब हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम से अगला एलिमेंट जो है वो पहले ग्रुप में आ जाता है अल्कली मेटल में। ठीक है, वो कौन सा है? वो लिथियम। ठीक, इसी तरह सेकंड ग्रुप के लास्ट पे नियॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 10। आर्गॉन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है, जीनॉन का 54, रेडॉन का 86 है, और ऑर्गॉन का क्या है? 118। अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है तो नोबल गैस को पहले लिख दिया जाता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर का पता हो तो हम क्या करेंगे? ईजिली काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कि मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, तो ये जो हैं ये एटलीस्ट नोबल गैसेस के जो एटॉमिक नंबर्स हैं ये याद होने चाहिए। अब इसी तरह इससे पिछले जो हैं हैलोजेंस, तो वो ईजिली अगर ये याद हैं तो एक माइनस कर देंगे तो हैलोजेंस के एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज़ जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है, इससे नीचे वाला एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि ये वाला जो है ये थर्ड जो है वो पीरियड में से है, और थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में सेम ग्रुप में आने के लिए कितने ऐड करने होंगे? 18, क्योंकि 18 एलिमेंट आते हैं इसके बीच में। तो इसका मतलब है हम सिंपली क्या करते हैं, ये कितने बनते हैं? ये 15 है, 15 में 18 जमा करें तो आंसर क्या आएगा? 33। अब ग्रुप आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट। अब फॉर एग्जांपल हम इसी की बात कर लेते हैं कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 33 है, तो ये किस ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 18 माइनस, अब ये 33 है तो इस ग्रुप का जो कि नोबल गैस है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो हमें याद होना चाहिए 36। ठीक है, 36 हुआ। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 33। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस ये 36 माइनस 33 कितना हुआ? 3। तो 18 माइनस 3 क्या होगा? 15। यानी ये ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है, और ग्रुप नंबर 15 जो है ये कौन सा है? ये है नाइट्रोजन फैमिली। अब हम देखना चाहते हैं कि किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, अगर तो ऑड नंबर ऑफ पीरियड है, यानी 1, 3 और 5 पीरियड है, तो इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे n+1 स्क्वेयर होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। और अगर क्या है हमारे पास इवन पीरियड्स हैं,
तो इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे n+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो क्या लिखेंगे 4 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ 4 + 2 कितना हुआ 6 स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18। तो फोर्थ जो है पीरियड उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 18 एलिमेंट्स हैं। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि मेटलाइड्स जो हैं, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटिन, दे आर यूनिवर्सल मेटलाइड्स। ठीक है, दे आर यूनिवर्सल मेटलाइड्स। जबकि बोरोन और सिलीनियम जो है दे आर नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड। ठीक है, नॉन मेटल्स लेकिन प्रॉपर्टीज मेटलाइड वाली हैं। और पोलोनियम जो है इज़ मेटल एंड मेटलाइड। तो ये कुछ मेटलाइड के हवाले से एलिमेंट्स हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं मेटलाइड हैं। और टोटल जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, टोटल जो हैं वो 14 है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कली मेटल वाले और अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले, प्लस हीलियम भी आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हीलियम भी एस उसका जो है सबशेल फिल होता है, तो इस वजह से वो भी क्या होगा, टोटल कितने हो जाएंगे 14। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एक्सेप्शन ऑफ द ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल की वजह से ये क्या है, ये एक्सेप्शन में आते हैं। अगर हाइड्रोजन और हीलियम को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 12 हैं, लेकिन टोटल जो है वो कितने हैं 14। नेक्स्ट हमारे पास है बोहर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें पहले इनर्ट गैसेज हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेज जो हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, और टोटल जो हैं 7 इनर्ट गैसेज हैं। ठीक है, जो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, और इनके जो है पी में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर हीलियम है तो उसमें पी में कोई नहीं होगा, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नॉर्मल जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आखिरी शेल फिल हो रहा होता है। ठीक है, इसमें एस ब्लॉक आता है और पी ब्लॉक आते हैं, और इनर्ट गैसेस जो हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, इसमें जस्ट एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, यह नॉर्मल एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, एन एस, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा एस में, या 2 होंगे, और पी में 0 से लेकर 5 तक होंगे। ठीक है, तो नोबल गैसेस जो हैं उसमें पी में 6 होते हैं, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, सिंपली याद रखें एस वाले और पी वाले जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें जो है 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो इनकम्प्लीट फिलिंग के प्रोसेस में होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में या फिर आयनिक फॉर्म में। ठीक है, अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें जिंक, कैडमियम और मरकरी और अनअनबियम। ठीक है, यानी ये जो हैं ये जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये कौन से ग्रुप में से थे, इस 2B वाले में थे, 2B। इनको कहा जाता है नॉन टिपिकल, क्या कहा जाता है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रीज़न क्या है कि इनका डी सबशेल जो है वो क्या है, वो कंप्लीट है। इसमें डी में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि डी सबशेल क्या होना चाहिए था, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होना चाहिए था, जबकि यहाँ तो कंप्लीट है। तो इस वजह से ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी तमाम जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी आउटर ट्रांजिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर ट्रांजिशन। अब यहाँ देखिएगा कि ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p1 है। 3p1 में इसका मतलब है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब नेक्स्ट जो है वो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक वालों को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, डी वालों को आउटर, एफ वालों को इनर। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें इनर वालों में 3 ऑर्बिट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। 3 ऑर्बिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट। अब एलिमेंट्स ऑफ 12th ग्रुप जो हैं आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट दे आर कंसीडर इन ट्रांजिशन सीरीज। ये कौन से हैं, ये वही हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, 2B वाले। ठीक है, जिन्हें क्या आपने बोला है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
और टिपिकल एलिमेंट्स किन्हें बोलते हैं? ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो कि अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक है, दोज एलिमेंट्स विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। और थर्ड पीरियड जो है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सिवाय इनर्ट गैसेस के, ठीक है, दे आर टिपिकल एलिमेंट्स। और जो सेकंड पीरियड वाले हैं, ठीक है, उन्हें नॉन टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। रीज़न क्या है कि उनका साइज स्मॉल है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अपने ग्रुप में ही फिर क्या होती हैं, डिफ़र करती हैं। इसके हम एग्जांपल वही ले लेते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम की। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में से बेरिलियम जो है वो पिकुलर बिहेवियर शो करता है। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस वजह से ये क्या है, ये सेकंड पीरियड में आता है और ये थर्ड पीरियड में आता है। तो सेकंड पीरियड वाले जो हैं दे आर नॉन टिपिकल। रीज़न क्या थी इसकी? ये साइज स्मॉल था, हाई न्यूक्लियर चार्ज था। ठीक है, इस वजह से ये टिपिकल मेटल्स वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता। नेक्स्ट है ब्रिज एलिमेंट्स। ठीक है, ब्रिज एलिमेंट्स जो हैं, जो कि लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, इनको ब्रिज एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो थर्ड ग्रुप वाले, ठीक है, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन्हें ब्रिज एलिमेंट्स कहा जाता था। सबसे पहला जो है, व्हाट इज़ द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट? ठीक है, मैन मेड एलिमेंट जो है सबसे पहला जो है टेक्नीशियम। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, यानी लिथियम जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से मिलती हैं, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, और बोरोन की जो है वो सिलिकॉन से। सो इस वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड आर शोइंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड which are diagonally related to them, or this is called a diagonal relationship. ठीक है, this cause a diagonal relationship in similar value of ionic potential. Next है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो कि यूरेनियम के बाद में आते हैं, कमिंग आफ्टर यूरेनियम। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें कहा जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। और जितने भी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं? दे आर रेडियो एक्टिव एंड मैन मेड। ठीक है, दे आर रेडियो एक्टिव एंड मैन मेड। और टोटल जो हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स वो 26 हैं। इसमें सबसे पहला जो मैन मेड एलिमेंट था वो क्या था? टेक्नीशियम। ठीक है, या टेक्नीशियम जिसे कहते हैं। और फर्स्ट मैन मेड लेंथेनाइड जो है, ठीक है, वो कौन सा है? प्रोमिथियम, पीएम जो है इसका सिंबल है। टोटल नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं? 90 हैं। ठीक है, पहले 90 जो हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बाकी जो हैं वो क्या हैं? वो मैन मेड हैं। ठीक है, सिंथेटिक। इसी तरह लिक्विड एलिमेंट्स कौन से हैं? ठीक है, रूम टेम्परेचर पे दो ही एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड हैं, एक है मरकरी और दूसरा है ब्रोमीन। ठीक है, और रूम टेम्परेचर के करीब करीब, ठीक है, एग्जैक्टली रूम टेम्परेचर पे नहीं लेकिन नियर टू रूम टेम्परेचर जो है वो सीजियम, फ्रेंसियम और गैलियम और अनबियम, ये भी क्या है? ये भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी एक्टिनाइड्स हैं, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, बट ऑल एक्टिनाइड्स आर नॉट मैन मेड। तमाम जो एक्टिनाइड्स हैं वो रेडियो एक्टिव तो हैं, लेकिन सारे एक्टिनाइड्स जो हैं वो मैन मेड नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बेसिकली क्या है? रेगुलर रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट फिक्स इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। यानी रेगुलर इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन आना, इसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। और पीरियोडिसिटी जो है ये रेपिटेशन क्यों आती है? बेसिकली आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में रेपिटेशन की वजह से। हम देखते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है वो तो एक ग्रुप में आ रहे होते हैं, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर क्या होती हैं? सेम होती हैं। अब कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं? ठीक है, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है? तो इसमें है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, मेटेलिक करेक्टर है। तो ये सारी जो हैं ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। यानी रेगुलर इंटरवल्स के बाद आप क्या देखते हैं कि एक ख़ास ट्रेंड है जो इन प्रॉपर्टीज़ में फॉलो होता है। नेक्स्ट है
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। नेट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला है वो क्या है, Z माइनस सिग्मा। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और सिग्मा क्या होगा, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, नेगेटिव चार्ज पे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं प्रोटॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन जो है, तो ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इसकी रेशियो पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो है किसका होता है, एस इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। जो एफ है, डी और एफ, इनकी शील्डिंग क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। अच्छा देखिएगा शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को क्या करेंगे, कम कर देंगे। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। इट इज़ अ फिनोमेना इन विच न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इनर और आउटर इलेक्ट्रॉन। अब जो शील्डिंग है, शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल की क्या है, इफेक्टिव है। पी इलेक्ट्रॉन्स की भी इफेक्टिव है। डी ऑर्बिटल्स की जो है वो पुअर शील्डिंग होती है और एफ ऑर्बिटल की नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है शील्डिंग का, शील्डिंग इफेक्ट का। अच्छा ये नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास एक रूल है, इसे कहते हैं स्लैटर रूल, ठीक है। ये रूल जो है ये शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग को और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए रूल्स हैं, ठीक है। देखते हैं कि एन एस और एन पी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, जो शील्डिंग है वो कितनी होती है, 0.35, 0.35। और इनर शेल यानी इलेक्ट्रॉन जो है जिस शेल में है वो nth होगा, उससे इनर शेल में जो शील्डिंग होती है वो होती है 0.85, और उससे जो लोअर शेल्स होते हैं इनर शेल्स, ठीक है, उनकी शील्डिंग होती है 1.0, ठीक है। ये था किसके लिए, ये एस ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स के लिए। अब हम देखते हैं डी और एफ के लिए, डी और एफ के लिए, ठीक है, nth जो होगा उसके लिए सिग्मा कितना होगा, वो होगा 0.35, 0.35। और अगर हम टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की बात करें, ठीक है, तो उनके लिए जो शील्डिंग होगा वो कितना होगा, 0.3। अब क्या है कि इन वैल्यूज़ को यूज़ करके, ठीक है, हम किसी भी एलिमेंट के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रा देखिएगा, एस और पी जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके लिए लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज़ होता है बाय 0.35, ठीक है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है 0.65, बाय 0.65, ठीक है। हम देखते हैं ना लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त क्या है, सेम शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। और लेफ्ट टू राइट क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं ना, तो फिर क्या है, शील्डिंग भी जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो है शील्डिंग इफेक्ट 0.35 और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बाय 0.65। इसी तरह अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट 0.85, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है, कम इंक्रीज़ होता है 0.15, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ रेशोज़ हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की और शील्डिंग इफेक्ट की। अब हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। हमारे पास है सोडियम, ठीक है, सोडियम है, और हमने क्या करना है, सोडियम को देखिएगा, सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 11, और इसका ये पहला शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए हमने फाइंड करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जबकि ये जो सेकंड शेल है इसमें
8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि सबसे बाहर वाले शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन और मौजूद नहीं है, ठीक है, तो nth जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए शील्डिंग इफेक्ट जो 0 ही रहेगी क्योंकि और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब इनर में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये nth है तो ये क्या था? ये n-1 शेल, और n-1 जो है इसके लिए शील्डिंग कितनी थी? इसके लिए थी 0.85, ठीक है। और उससे इनर देखें तो कितने हैं इसमें? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो n-2 जो था शेल उसमें शील्डिंग कितनी होती? 1। तो इसको जब हम जमा करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो कितना बनेगा? टोटल जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हमारे पास आता है 8.85। अब इसमें से हम क्या करते हैं? हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करेंगे। हमारे पास कितने थे प्रोटॉन? 11। 11 में से 8.85 माइनस कर दें आप, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 2.15। सो 2.15 जो है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। यानी ये वो अट्रैक्शन है जो कि ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो है फेस कर रहा है। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम का जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये आपने जो है ये बुक से देख के इसको खुद सॉल्व करना है, और बाकी भी जो एलिमेंट्स हैं इनके भी ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट ज़रा देखिएगा। पहले हमें बात की है लेफ़्ट टू राइट, अब टॉप टू बॉटम देखें तो टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बाय 0.9, ठीक है, इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड में, ठीक है, टॉप टू बॉटम जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद इट रिमेन्स कांस्टेंट, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। अब ये जो रूल हमने पढ़ा है हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम सुना हो, ठीक है, तो इसको नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने के लिए इस रूल को यूज़ नहीं करते। जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। इसमें हम 3 रेडियस डिस्कस करेंगे, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। सबसे पहले हमारे पास है कोवेलेंट रेडियस। अब क्या है कि एक एटम जो है, ठीक है, इसकी कोई ख़ास बाउंड्री नहीं होती, यानी इसकी फ़िक्स्ड बाउंड्री नहीं होती। इस वजह से हम इसका एग्जैक्ट जो है वो रेडियस फाइंड नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक एटम जो है उसका ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है, वो दूसरे एटम से भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, बाज़ ऑफ अट्रैक्शन या बाज़ ऑफ रिपल्शन की वजह से साइज़ जो है ये कम या ज़्यादा हो सकता है। अब एक तो फिक्स बाउंड्री नहीं है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस वजह से एक इंडिविजुअल एटम का जो रेडियस है वो फाइंड करना जो है वो क्या है, बहुत ही मुश्किल है, हम फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है, कोवलेंट रेडियस के दो कंबाइंड एटम्स जो होते हैं, ठीक है, कंबाइंड एटम्स, उनके न्यूक्लियस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास रेडियस, ठीक है। ज़रा देखिएगा इसकी डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। यानी दो सेम एटम्स के दोनों जो कंबाइंड एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई का डिस्टेंस लें और उसका हाफ कर दें तो वो क्या होगा? वो हमारे पास आ जाएगा कोवलेंट रेडियस, ठीक है। अब दो न्यूक्लियस के दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो कोवलेंट रेडियस है इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। और अगर हमारे पास क्या हो, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, तो उसके लिए हमारे पास जो डायमीटर होगा एटम का वो क्या होगा, ठीक है, वो दोनों कंबाइंड एटम्स के रेडियस को हम सम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, उसमें जो रेडियस होता है वो उनके डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है, d/2। इसमें एग्जांपल्स आप ले लें हेलोजन्स। तो हेलोजन एटम, यानी पहले हम इस तरह कोवलेंट रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है, और रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनका क्या आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास हेटेरो एटम्स हों, हेटेरो एटम्स, तो फिर डायमीटर क्या होगा? फिर हमारे पास आएगा RA, यानी एक एटम का रेडियस प्लस दूसरे एटम का रेडियस माइनस 0.09। अब क्योंकि हेटेरो एटम्स हैं तो उनमें क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लेंगे? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो फार्मूला है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टीवनसन एंड शूमेकर फार्मूला, ठीक है।
नेक्स्ट ज़रा देखिए, हमारे पास है मेटेलिक रेडियस। इसको क्रिस्टल रेडियस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? इट इज़ द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल आइंस इन द मेटेलिक लैटिस। अब क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स या फिर क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि एटम जो है वो थ्री डायमेंशनली अरेंज होते हैं। तो उन एटम्स का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका अगर हाफ ले लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मेटेलिक रेडियस। कोवलेंट रेडियस जो है, ठीक है, वो हमेशा लोअर होता है एज कम्पेयर टू मेटेलिक रेडियस। बेसिकली रीज़न क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, ठीक है, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो कम हो जाता है। तो मेटेलिक रेडियस में ओवरलैपिंग उस तरह से नहीं होती। उसके बाद क्या है? कर्नल इज़ द पार्ट लेफ्ट आफ्टर सेपरेशन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। अब बेसिकली क्या है कि जो एक मेटेलिक लैटिस है, ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें ऐसे पॉजिटिव आइंस होंगे, ठीक है, फिक्स पोजीशन पे अलाइंड होंगे, और इनके दरमियान क्या होगा? मेटेलिक बॉन्डिंग के तौर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कर्नल बेसिकली क्या है कि वो एटम्स या पॉजिटिवली चार्ज आयंस या केटायंस जो कि क्या है, जो कि मेटेलिक लैटिस में थ्री डायमेंशनली फिक्स पोजीशन पे अलाइंड होते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं कर्नल। तो कर्नल क्या है जी? मेटेलिक लैटिस में क्या होगा? इज द पार्ट लेफ्ट आफ्टर सेपरेशन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कब जाएगा? अब जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल क्या कर दे? लॉस कर दे। पीछे जो पॉजिटिव आइन बचता है, केटाइन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कर्नल। नेक्स्ट हमारे पास है वॉन्डरवाल रेडियस, ठीक है। ये क्या है? हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स, नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स और एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल। यानी दो मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हैं? एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ हैं। तो क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ठीक है, उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो इसी तरह क्या है कि दो नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वॉन्डर वाल रेडियस। क्या कहलाएगा? वॉन्डर वाल रेडियस। इसी तरह जो नोबल गैसेस हैं जो कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनमें भी क्या होगा? उनके भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वॉन्डर वाल रेडियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वॉन्डरवाल रेडियस जो है वो ग्रेटर होता है देन कोवलेंट रेडियस। रीज़न क्या है? ठीक है, रीज़न यही है कि कोवलेंट रेडियस में कोवलेंट जो जब कंपाउंड हो तो उसमें एटम्स आपस में ओवरलैप होते हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स, वो ओवरलैप होते हैं। जबकि वॉन्डरवाल जो है फोर्सेस में मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होते, ठीक है, नॉन बॉन्डेड होते हैं। इस वजह से वॉन्डर वाल रेडियस ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट रेडियस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है साइज़ का कंपैरिजन है, ठीक है। वॉन्डर वाल रेडियस है ग्रेटर होता है देन मेटालिक रेडियस, और मेटालिक रेडियस ग्रेटर होता है देन कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉक वाइज कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में हम आम तौर पर पढ़ते हैं कि जो साइज़ है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब अगर ब्लॉक वाइज हम बात करें तो एस ब्लॉक में हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं, ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट तो आप देखेंगे कि क्या होगा? साइज़ डिक्रीज़ ही होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे जो कम साइज़ है वो लिथियम का है, उसके सॉरी बेरिलियम का है, और बेरिलियम से कम जो है वो किसका है? लिथियम का, ठीक है। लिथियम के बाद साइज़ किसका है? मैग्नीशियम, और उसके बाद सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद कैल्शियम का है। अब कैल्शियम के बाद पोटाशियम का नहीं बल्कि स्ट्रोंशियम का साइज़ कम है, उसके बाद बेरियम का साइज़ कम है, उसके बाद पोटाशियम का है, उसके बाद रुबिडियम, और उसके बाद सीजियम, ठीक है। तो एस ब्लॉक में सबसे जो स्मॉलर साइज़ है वो किसका है? बेरिलियम का, और सबसे ग्रेटर साइज़ जो है मैक्सिमम वो है सीजियम का। अब यहाँ पे जो है ये क्या है कि स्ट्रोंशियम का साइज़ कम है पोटाशियम से, जबकि वो नीचे आ रहा है।
इसी तरह बेरियम का साइज़ कम है पोटाशियम से, वो उससे भी नीचे वाले जो है वो पीरियड में आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज़ जो हैं वो क्या होते हैं, वो ओवरऑल पूरे पीरियड के साइज़ कम हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जिसका साइज़ जो है बड़ा होगा तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। जितना कम साइज़ होगा मेटल का, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है बाय डिक्रीजिंग साइज़। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि बेरियम का जो है इसका मेटेलिक जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ या पोटाशियम की। ठीक है, तो बेरियम की मेटेलिक बॉन्ड जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो क्या है, लोअर है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम। और नेक्स्ट है हमारे पास पी ब्लॉक। ठीक है, अब पी ब्लॉक में क्या है, हम इसमें जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है, लेफ़्ट राइट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर हम बोरोन फैमिली की बात करें, बोरोन फैमिली आपको बताया था कि क्या होगा, भाई अली, गया, इंडिया, थाईलैंड। अब टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, सबसे कम साइज़ वो किसका है, बोरोन का। उसके बाद एलुमिनियम का होगा, लेकिन क्या है कि एलुमिनियम का साइज़ स्लाइटली ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू गैलियम। ठीक है, तो 2 और ये 3। यहाँ क्या है, यहाँ पे होती है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यानी डी ब्लॉक आ जाता है, डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल आ जाता है। और उसके बाद है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे साइज़ जो है वो ओवरऑल पीरियड का क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे जस्ट आपने एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, एल्यूमिनियम और गैलियम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल, उसकी वजह से इसका साइज़ जो है वो स्लाइटली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लोअर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन गैलियम का साइज़ कम है, एल्यूमिनियम का साइज़ ज़्यादा है। हालांकि गैलियम जो है वो हायर पीरियड में आ रहा है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है कार्बन फैमिली। ठीक है, अब कार्बन फैमिली में जो ट्रेंड है वो क्या है कि टॉप टू बॉटम साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सस्सी गई सिंध, पंजाब। तो अब क्या है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसमें वीक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होती है, और टिन जो है और लेड, इसमें क्या होती है, वीक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होती है। और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली है, इसमें भी क्या है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो नॉर्मल ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज़ इनका इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डी ब्लॉक जो है। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनमें क्या है, जनरली इनमें भी टॉप टू बॉटम साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट देखिएगा ज़रा, लेफ़्ट टू राइट जो है इसका एबनॉर्मल ट्रेंड है। लेफ़्ट टू राइट साइज़ पहले क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है, साइज़ डिक्रीज़ होता है अप टू मिडल, उसके बाद साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में पहले क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ होगा अप टू द मिडल, उसके बाद क्या होगा, एंड में साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब इसमें ज़रा देखें कि जैसे डी डी ब्लॉक जो है एलिमेंट्स हम 3D सीरीज़ में देखते हैं, स्कैंडियम वाली सीरीज़ में, उसमें क्या होता है, इसमें डी और डी जो है सबशेल, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा होता है। ठीक है, स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में इसी तरह 5 हो जाते हैं, मैंगनीज में भी 5 होते हैं। अब यहाँ तक तो क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू होती है, तो पेयरिंग क्या करती है, रिपल्शन काज करती है, जिसकी वजह से शील्डिंग बढ़ती है और साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ट्रेंड है कोवलेंट रेडियस का। स्कैंडियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। आयरन, कोबाल्ट, निकल का अप्रॉक्सीमेटली जो है वो क्या है, वो साइज़ जो है कोवलेंट रेडियस वो तकरीबन सेम है।
उसके बाद कॉपर और जिंक लास्ट पे इनका साइज फिर क्या होता है, बढ़ता है। अब यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला क्या है कि ये पहले जो 5 हैं इनके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो 3 है इसमें शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तकरीबन जो है वो कंपेरेबल होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ इनके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है नेक्स्ट वालों की इलेक्ट्रॉन्स की, तो फिर क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। और कॉपर और जिंक में क्या है कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर है एज कम्पेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये रीज़न है कि हमारे पास जो है ट्रेंड वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, अब मेटेलिक रेडियस जो है इसका भी वही ट्रेंड है जो कि कोवलेंट रेडियस का है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि मैंगनीज का जो मेटेलिक रेडियस है, ठीक है, वो क्रोमियम की निस्बत ज़्यादा है। जबकि कोवलेंट रेडियस में हमने देखा था कि वो क्या था, क्रोमियम रेडियस में क्या था, क्रोमियम का ज़्यादा था कोवलेंट रेडियस में, और मेटेलिक रेडियस में जो है मैंगनीज का ज़्यादा है। अब यहाँ पे रीज़न क्या है कि मैंगनीज जो है, ठीक है, वो मेटेलिक बॉन्ड में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसके क्या होता है, इसके 4s2 3d5, तो जस्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में। जबकि क्रोमियम के केस में क्या होता है, क्रोमियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में। तो ये जो है ये क्रोमियम जो है, ठीक है, क्रोमियम में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैंगनीज। इस वजह से इसका रेडियस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्रोमियम का रेडियस क्या होता है, कम, और मैंगनीज का रेडियस फिर क्या होता है, ज़्यादा। नेक्स्ट, ठीक है, अब एफ ब्लॉक में क्या है, हमारे पास जो साइज़ है, लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त साइज़ जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, लेकिन जितने भी लेंथेनाइड्स है इसमें सबसे ज़्यादा जो साइज़ है वो किसका है, यूरोपियम का मैक्सिमम साइज़ है। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका वही नॉर्मल ट्रेंड होगा। अब रीज़न क्या है कि ये जो यूरोपियम है इसमें जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग में। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बाकियों की ज़्यादा होती है, और मेटालिक रेडियस क्या होता है, कम होता है। तो ये याद रखना है कि एफ ब्लॉक में सबसे ज़्यादा जो साइज़ है वो किसका है, वो है यूरोपियम का, EU जिसका सिंबल है। अब हम जस्ट नॉर्मल ट्रेंड की बात कर लेते हैं, एटॉमिक रेडियस फैक्टर। इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रुप की बात करें तो नंबर ऑफ़ शेल्स, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ शेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। पीरियड में बात करें तो पीरियड में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाए। तो इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस का इन्वर्स रिलेशन है, और नंबर ऑफ शेल्स और एटॉमिक रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इन्वर्स है। मैक्सिमम एंड मिनिमम एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड आर इनर्ट गैसेज एंड हैलोजन। और किसी भी पीरियड में सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज होता है मिनिमम एटॉमिक रेडियस, वो किसका होता है, वो होता है हैलोजन्स का। ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो रेडियस किसका होता है, वो होता है इनर्ट गैसेस का। अब इनर्ट गैसेस जो हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका कौन सा रेडियस होता है, इनका होता है वॉन डेर वाल रेडियस। तो ये आपने याद रखना है कि मैक्सिमम रेडियस जो है वो किसका होता है, इनर्ट गैसेस का, और मिनिमम जो है रेडियस किसका होता है, हैलोजेंस का होता है अलोंग पीरियड। अच्छा, पीरियड में बात करें तो पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल में जा रहे होते हैं, और जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वो क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के क्लोज हो रहे होते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या होता है, साइज डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेंड है। इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक जो है क्या है, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। और एंड पे नोबल गैस है तो इनका क्योंकि वाटर वॉल हम रेडियस लेते हैं तो वो ग्रेटर होता है। अब किसी भी एटम का जो साइज़ है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। ठीक है, इस वजह से जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा होता है।
ग्रुपमेंट ट्रेंड की बात करें तो ग्रुप में क्या है, नंबर ऑफ शेल टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, नॉर्मली इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये हेलोजेंस की हैं, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल का टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। नाइट्रोजन फैमिली का भी टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, अल्कली मेटल्स के सीजियम और फ्रेंसियम का साइज जो है वो तकरीबन बराबर है। ठीक है, सीजियम ऊपर आता है, फ्रेंसियम नीचे आता है। रीज़न इधर क्या है, इधर है रीज़न लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आयनिक साइज की बात करें तो आयनिक साइज भी टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, ये हेलोजन जो है टॉप टू बॉटम जो है वो क्या हो रहा है, इनका साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्राइड नहीं बल्कि क्या आएगा, आयोडीन का एनाइन का साइज ग्रेटर होता है। ठीक है, न्यूट्रल एटम से, और इसका साइज जो है ग्रेटर होता है कैटाइन से। दूसरा, अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी की बात करें जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में एनाइंस का साइज ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू कैटाइन। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब हम आयनिक साइज की बात करते हैं पीरियड में। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड जो है आयनिक साइज का। अब लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है, और इस वजह से आयनिक साइज भी लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, स्मॉल होता जाएगा। और नोटिस द एनर्जी लेवल चार्जेस बिटवीन एनाइंस एंड कैटाइंस। अब ये हमने देखिएगा कि ये सेम पीरियड है। ठीक है, सेम पीरियड है, लिथियम कैटायन, बेरिलियम कैटायन, इसके बाद ये बोरॉन, उसके बाद है कार्बन। अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये एनाइंस है। तो एनाइंस के साइज क्या होते हैं, ग्रेटर एज कम्पेयर टू कैटाइंस। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑर्डर हैं। ठीक है, हमेशा कैटाइन का साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम, एनाइन का साइज ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। तो ये सारे रेडियस जो हैं, ये आपने बुक से इसको देखना है, इसको कंपेयर करना है उन रूल्स के साथ जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन भी है। ठीक है, एफ नेगेटिव, ओ और ओ माइनस टू, इन सब में ऑर्डर देना है। तो ऑक्सीजन का नॉर्मली साइज जो है ग्रेटर होता है फ्लोरीन की निस्बत। ठीक है, तो ओ माइनस टू का तो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है एफ नेगेटिव और ओ में देखना है तो किसका होगा, फिर होगा एफ नेगेटिव में। रीज़न क्या है कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 9 प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन में क्या है कि इसमें 8 ही प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एफ नेगेटिव का फिर ग्रेटर होगा। अब लास्ट पे किसका होगा, इसका होगा एफ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिएगा करेक्ट ऑर्डर हमने बताना है कौन सा है। अब उन्होंने कहा है कि एफ नेगेटिव का साइज ग्रेटर है ओ टू नेगेटिव के, नहीं, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, ओ टू नेगेटिव का साइज ज़्यादा होता है। सेकंड वाला जो है Al3+ का साइज़ ग्रेटर बताया हुआ है Mg2+ की निस्बत, तो ये भी जो है ये रॉन्ग है। Al3+ का साइज़ स्मॉल होता है क्योंकि उसमें क्या है, 3+, जितना ज़्यादा चार्ज होगा साइज़ उतना कम होता जाएगा। इसी तरह थर्ड जो है H नेगेटिव का साइज़ ग्रेटर है H की निस्बत, इसका साइज़ ग्रेटर है H पॉजिटिव, तो ये थर्ड वाला ही करेक्ट है। जी नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। यानी सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, when an electron is being removed from an atom having half filled or full filled orbitals, the amount of energy required is maximized। ये हमने आगे भी देखना है। ये याद रखिएगा कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एटम जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो उनमें से फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना रिलेटिवली मुश्किल होता है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ मैक्सिमाइज्ड। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि ये सोडियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसी तरह ये पोटाशियम है और क्लोरीन और मैग्नीशियम वगैरह। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उससे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहा जाता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी तरह अगर थर्ड रिमूव करना हो तो फिर क्या होगा, वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, ठीक है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
पहले की निस्बत भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इस वजह से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। यहाँ पे ज़रा डायग्राम देखिएगा, ठीक है। एनर्जी बेसिकली एटम्स क्या करेंगे, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से रिमूव होगा। तो मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहले है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ग्रेटर होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है या आयनाइजेशन पोटेंशियल वो ग्रेटर होगा। इसी तरह साइज अगर ग्रेटर होगा, ठीक है, साइज और आयनाइजेशन पोटेंशियल एक दूसरे के इनवर्स में है, ठीक है। अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, ठीक है, इसलिए कम एनर्जी चाहिए होगी, तो साइज और आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इनका रिलेशन इनवर्स में है। इसके बाद है चार्जेस, ठीक है। अगर तो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, ठीक है, उसमें से मज़ीद इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी दरकार है। तो अगर पॉजिटिव आयन है तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, ग्रेटर, और अगर नेगेटिव आयन है तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, कम। क्योंकि नेगेटिव आयन में ऑलरेडी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। उसके बाद है स्टेबल कन्फिग्रेशन। अगर तो फुली फिल्ड या क्या है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। इस वजह से स्टेबल कन्फिग्रेशन है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर। उसके बाद है हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है उतना ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन जो है वो किसकी होती है, वो होती है एस की, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ, ठीक हो गया। तो इस सीक्वेंस में देखें तो जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी यानी एस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, और एफ में से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल के। यहाँ पे ज़रा देखिए कि जहाँ पे हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह फॉस्फोरस जो है इसका क्या है, इसका सल्फर से ज़्यादा है, और आर्सेनिक का किससे ज़्यादा है, सिलीनियम से, ठीक है। अब ये ज़रा देखिएगा कि एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इधर फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक और सिलीनियम, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सा ग्रुप है, ये 15th ग्रुप है और ये जो है 16th ग्रुप है, ठीक है। नॉर्मली जो है लेफ़्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो क्या है इंक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है, जो 15 वालों का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16। अब ग्रुप जो है ग्रुप सॉरी फोर्थ पीरियड तक तो हमने ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद नीचे अगर आ जाएं ग्रुप फिफ्थ और ग्रुप सिक्स में, तो फिर क्या होता है, इसमें ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, यानी वो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। तो यहाँ पे फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है एंटीमनी की कम है एज़ कम्पेयर टू टेलोरियम, और बिस्मिथ की भी कम है एज़ कम्पेयर टू पोलोनियम। तो यहाँ पे जस्ट क्या है, आप देखेंगे ग्रुप फोर पीरियड फोर तक, फोर्थ पीरियड तक हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट, और नीचे वाले जो हैं पीरियड्स उसमें आप देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास जो है ये पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट में हमने पढ़ा है कि एस की पेनिट्रेशन ज़्यादा है, पी की निस्बत पी की ज़्यादा है, डी की निस्बत, और फिर लास्ट पे है एफ। तो सेकंड एंड थर्ड ग्रुप जो है, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप, अब ज़रा देखिएगा कि सेकंड जो है सेकंड ग्रुप उसमें NS2 होता है, यानी एस सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फेल होता है, ठीक है। और 13 ग्रुप जो है, ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं सेकंड ग्रुप की और 13 ग्रुप की। अगर सब ग्रुप ए की बात करें तो हम 2A और 3A की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब NS2 और आगे आ जाएं 13 ग्रुप जो है जो कि थर्ड ए है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP1 NP1।
अब इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पीछे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच जाएगी। तो इस वजह से जो है सेकंड ग्रुप जो है, ठीक है, इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 13 ग्रुप। अब हमने याद रखने के टिल फोर्थ पीरियड तक ऐसा है। नीचे क्या होता है, नीचे जो है फिर ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन है। अब ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन में जो है ट्रेंड वो ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर देखा। पीरियड में सबसे ज़्यादा जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल वो इनर्ट गैसेस का होता है, ठीक है। मिनिमम जो है सबसे कम वो अल्कली मेटल्स का होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा जो है वो हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल है, और सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो सीजियम का है, ठीक है। यानी सीजियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। अब यहाँ पे है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं इन गैशियस स्टेट। बेसिकली गैशियस स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या है, एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जीज फाइंड करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कंबाइंड स्टेट में ना हो बल्कि इंडिपेंडेंट स्टेट में हो। तो इस वजह से गैशियस स्टेट में ही आयनाइजेशन एंथैल्पीज कैलकुलेट की जाती हैं। अच्छा, पीरियोडिसिटी की बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, ये देखिएगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये हमें जो एलिमेंट की है उसकी वैलेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ में, ठीक है, डिफरेंस जो है वो लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर क्या होगा, फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल है, ठीक है। और अगर डिफरेंस जो है ग्रेटर हो देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिफरेंस जो है वो क्या हो, ग्रेटर हो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ का, तो फिर लोअर वाली जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है। इसकी ज़रा एग्जांपल समझ लीजिए कि सोडियम जो है, सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से सोडियम जो है वो जस्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि मैग्नीशियम जो है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ का, वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इस वजह से Mg2 यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें ट्रेंड जो है वो नॉर्मल है, सिवाय आखिरी दो एलिमेंट्स के। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अल्कली मेटल्स में ट्रेंड जो है वो ठीक रहेगा, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के आखिरी दो एलिमेंट्स में ट्रेंड जो है वो ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि बेरियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होना चाहिए था रेडियम से, लेकिन अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ये जो है ये है 13 ग्रुप, ठीक है, भाई अली गया इंडिया थाईलैंड वाला। तो इसमें जो है, इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है गैलियम की निस्बत, ठीक है। गैलियम आयन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और इंडियम और जो है ये टेलोरियम, इसमें भी जो है टेलोरियम की ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न है लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन। अब दूसरी तरफ जो है ये जो ग्रुप है 14, ठीक है, कार्बन फैमिली वाला, तो सस्सी गई सिंध पंजाब, तो यहाँ भी क्या है, सिलिकॉन की कम है जर्मेनियम की निस्बत और टिन की कम है लेड की निस्बत, ठीक है। बाकी ग्रुप 15, 16 और 17 का जो है ट्रेंड वो नॉर्मल ही है। अच्छा, डी ब्लॉक की बात करें तो ये हमारे पास 3D 4D और 5D सीरीज़ है। तो इसमें बहुत सी एक्सेप्शंस हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ में, ठीक है। तो डिफरेंट रीजंस हैं, जैसे कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इरेगुलर जो है वेरिएशन इन साइज़ एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है फ्रॉम एस ऑर्बिटल्स, जब तब क्या होता है कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शिफ्ट होते हैं n-1 ऑर्बिटल में, ड्यू टू विच द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर चेंज्ड। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस चेंज होती हैं जिससे आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो भी चेंज होती है वैल्यू। तो नॉर्मल जो है, ठीक है, वो देखिएगा, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन डी ब्लॉक
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है डी ऑर्बिटल्स में आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिस्कस करने में। इसी तरह हम अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एफ ब्लॉक में जो है शील्डिंग इफेक्ट वो डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल ट्रेंड याद रख लें जो है 4F सीरीज़ के लिए। अच्छा, यहाँ हमारे पास एप्लीकेशन है आयनाइजेशन पोटेंशियल की। ठीक है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है इसका हमें आइडिया होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू से। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीन्स नॉन मेटेलिक करेक्टर, और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो इट मीन्स मेटेलिक करेक्टर है। इसी तरह बेसिक और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का पता चलता है। अगर तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीन्स जो है ऑक्साइड एसिडिक है, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिडिक है। और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो हैं वो कम हैं, ठीक है, तो फिर ऑक्साइड जो है वो बेसिक होगा और हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक। इसी तरह स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी को भी डिसाइड किया जा सकता है आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ पे। अगर तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम डिफरेंस है इन आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ तो फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होगी, और अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होगी। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ का कंपैरिजन करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो फिर जो है Al प्लस की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू Al2 प्लस। ठीक है, लेकिन अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बेस पे बात करें तो फिर क्या है, Al2 प्लस की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Al प्लस। तो इट मीन्स जो है कि डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ठीक है, ओवरऑल सब को कंट्रीब्यूट करके डिसाइड करना होता है कि किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी और कितनी होगी। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि फर्स्ट आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो 12 है, सेकंड 27, थर्ड 39 है और फोर्थ जो है 169। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ के दरमियान गैप बहुत कम है। इट मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या होगी, वो होगी 3। ठीक है, तो 3 वाला जो है वो नॉर्मली क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकती है एलिमेंट, और ऑक्साइड जो है वो क्या हो सकता है, एम्फोटेरिक हो सकता है। ठीक है, और साथ में ये क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मेटल है और इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, ठीक है, जब भी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब ये ज़रा देखिएगा कि एक न्यूट्रल एटम था, इसने इलेक्ट्रॉन को टेक किया और किस में कन्वर्ट हुआ, नेगेटिव आयन में। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है किसी भी एलिमेंट की, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यानी किस हद तक न्यूक्लियर चार्ज है। उसके बाद साइज ऑफ एटम, ठीक है, एटम के साइज पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ये ज़रा देखिएगा, हमारे पास फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए हम नॉर्मली जो डेल्टा एच है इंथाल्पी चेंज उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच को पॉजिटिव साइन से। ठीक, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, और एंडोथर्मिक का मतलब है एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश होगी और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अफिनिटी का मतलब है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर चार्ज टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितनी ज़्यादा अफिनिटी है उतनी ज़्यादा फिर एनर्जी रिलीज होगी।
उसके बाद साइज का इन्वर्स रिलेशन है, जितना बड़ा साइज होगा, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतनी कम होगी, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से उतना दूर है। इसी तरह अगर कैटायनिक चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को टेकअप करने की एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, एफिनिटी ज़्यादा है। और अगर एनायनिक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेगा, ठीक है। दूसरा है रिपल्सिव फोर्स फैक्टर। रिपल्सिव फैक्टर जितना डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी। और लास्ट पे है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो इस वजह से फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक। इसको सिंपली याद रखें कि जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, हो सकता है, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। अब एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कहलाएगी। और जब अगर दूसरा भी ऐड हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सेकंड। और अगर थर्ड भी हो रहा है तो क्या होगी, वो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। अब ये ज़रा देखिएगा कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है मोनो एनाइन की, जितनी आयनाइजेशन पोटेंशियल मोनो एनाइन का होता है उतना ही उसके न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है। ज़रा देख लें कि एक्स जो है जब ये इलेक्ट्रॉन को इनटेक करेगा तो जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब वो नेगेटिव आयन है, ठीक है, मोनो एनाइन है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब ये है कि जब एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और न्यूट्रल एटम कन्वर्ट हो जाता है एनाइन में। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो न्यूट्रल एटम में नहीं बल्कि किस में होगा, मोनो एनाइन में होगा। अब ओ नेगेटिव एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन को आने के लिए क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है। ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं, ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब अगर इसको भी हमने ऐड करवाना है तो फिर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। इस वजह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होती है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इसी तरह अगर थर्ड ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो भी एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि साइज़ अगर क्या होगा, स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन जो है उसका साइज़ बहुत स्मॉल है और हाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। साइज़ भी स्मॉल है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द बहुत ज़्यादा हाईली डेंस है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जब भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उस इलेक्ट्रॉन को ईजिली ऐड नहीं होने देंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है वो ईजिली ऐड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी यानी एनर्जी उतनी रिलीज नहीं होगी उसके ऐड होने पे, ठीक। जबकि दूसरी तरफ जो है क्लोरीन, इसका साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट क्या बात है कि अगर साइज स्मॉल हो तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेट करता है और इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जस्ट फ्लोरीन के केस में ऐसा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है वो किसकी है, वो क्लोरीन की है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें कि जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ठीक है, हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन फैमिली चाल्कोजेंस की, और उसके बाद निकोजेंस यानी कि नाइट्रोजन फैमिली की है, ठीक है। तो ये ट्रेंड जो है ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज वैलिड रहेगा। अगर स्पेसिफिक सेकंड पीरियड की बात करें, तो जो एंडोथर्मिक यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ जो हैं वो किसकी हैं, नियॉन की हैं, बेरिलियम की और नाइट्रोजन की। इनकी रीज़न क्या है, इनकी रीज़न है नियॉन जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड है, और बेरिलियम के केस में क्या है कि इसका जो है 1s2
2s2, यानी इसकी जो पेनिट्रेशन है वो हाई है, जबकि बाकी जो हैं, तो इस तरह क्या होगा, इस तरह जो है बाकी जो नॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं, तो बाकियों की जो वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव हैं, यानी एनर्जी रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है कि नाइट्रोजन फैमिली में है, नाइट्रोजन के बाद नीचे फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसकी जो एडिशन है 1 इलेक्ट्रॉन वो एंडोथर्मिक है, जबकि फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन एडिशन है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, रीज़न ये है कि नाइट्रोजन में जो है डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता, जबकि फास्फोरस में वेकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक है, वेकेंट मौजूद है, वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड अप हो जाएगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो अब हम अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो आर्गोन जो नोबल गैस है, तो उसकी क्या होगी, उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, और मैग्नीशियम की जो है इसकी भी क्या है, पॉजिटिव है, जबकि बाकी जो है सबकी क्या है, नेगेटिव। और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न यही है कि जो फ्लोरीन है उसका साइज़ जो है, ठीक है, स्मॉल है, और जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हाई है। तो इस वजह से करेक्ट आंसर जो है वो 1 है। ठीक है, कि हम अगर जर्नल बात कर लें, इन जर्नल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो मोर बिकम्स मोर एक्सोथर्मिक एज फ्रॉम यू गो लेफ़्ट टू राइट, इन लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकम एक्सोथर्मिक। और अगर इलेक्ट्रॉन एडिड इलेक्ट्रॉन मस्ट गो इन पी ऑर्बिटल, अब इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो वो किस में होगा, वो पी ऑर्बिटल में होगा, एस ऑर्बिटल में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या है, वो ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन होगी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में ही ऐड होगा। तो यहाँ इस टेबल से आप देख सकते हैं, ठीक है, जितनी भी नोबल गैसेस हैं इनकी जो हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ हैं। इसी तरह नाइट्रोजन की ये भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, और इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम की भी क्या है, इनकी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, बाकी सब की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल बाय विच इट अट्रैक्ट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, अब क्या है कि फॉर एग्जांपल दो एटम्स हैं, उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसका कोई भी यूनिट नहीं है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि पाउलिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, बेसिकली इसने क्या किया कि हेट्रोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल हैं और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, इनकी एनर्जी डिफरेंसेस की बेस पे इसने ये स्केल जो है वो डिवाइस किया था। तो यहाँ पे ज़रा देखें कि क्या हुआ। ये फ्लोरीन ने और हाइड्रोजन दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो वो जो पेयर बन गया उसको क्या है, फ्लोरीन ने ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो इस वजह से फ्लोरीन एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। फैक्टर्स की बात कर लें तो फैक्टर जो हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट करते हैं, एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम यूज़ करते हैं अलॉन्ग पीरियड्स। साइज़ का जो है वो हम ग्रुप में करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के। साइज़ जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। और एस करैक्टर जो है, एस करैक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो किसी एटम की तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। और देख लीजिएगा एस पी करैक्टर के लिहाज से। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये इथेन, इथीन और इथाइन। अब इन तीनों में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। इथेन में sp3 है, इथीन में sp2 और इथाइन में sp। ठीक है, एस करैक्टर की बात करें तो इथेन में कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन, उसमें एस करैक्टर 25% है, इथीन में 33.33% और इथाइन वाले में 50% है। तो जितना ज़्यादा एस करैक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, एस करैक्टर सबसे ज़्यादा किस में था, इथाइन में,
तो इस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है सबसे ज़्यादा होगी कार्बन इन इथाइन। ठीक है, कितनी है इसकी? 3.25 वैल्यू है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो क्या है? वो है 4। और वो किसकी है? वो है फ्लोरीन की। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या, लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़रा एप्लीकेशंस देखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है, इसको यूज़ करके हम बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉन्ड जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा? पोलर होगा। ठीक है, अब एच एफ जो है ये मोर पोलर है देन एच एच। ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड पोलर होगा। इसी तरह आयनिक करैक्टर जो है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आयनिक करैक्टर होगा। अब कौन सा ऐसा जो है सब्सटेंस है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है सबसे ज़्यादा है? तो वो है सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, सीजियम फ्लोराइड। सीजियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इनमें सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर पाया जाता है। ठीक है, 91 या 92% जो है आयनिक करैक्टर पाया जाता है सीजियम फ्लोराइड में। ठीक है, अब किस तरह आयनिक करैक्टर फाइंड किया जा सकता है? तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसे कहते हैं हेनरी स्मिथ इक्वेशन। ठीक, हेनरी स्मिथ इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 16% आयनिक करैक्टर फाइंड करने के लिए 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्केयर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केयर। तो यहाँ पे जो है फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 3.3। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आता है 91%। तो इट मीन्स सीजियम फ्लोराइड में आयनिक करैक्टर कितना है? 91%। अब आयनिक करैक्टर जो है, ठीक है, या कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न एक तो पोलराइजेशन पाई जाती है। ठीक है, यानी नेचुरल जो है वो टेंडेंसी होती है डिस्टॉर्शन की। तो एक तो पोलराइजेशन, दूसरा क्या है कि कोवलेंट करैक्टर जो है वो भी 100% जो है वो नहीं हो सकता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। ठीक हो गया, तो ना तो कोई बॉन्ड 100% आयनिक होता है, ठीक है, ना ही बॉन्ड कोई 100% क्या होता है? कोवलेंट होता है। थर्ड जो है इसकी एप्लीकेशन वो है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं? बॉन्ड लेंथ भी जो है वो भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है शूमेकर और स्टीवनसन फार्मूला है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें दोनों एटम का जो कोवलेंट रेडियस है उसमें से हम 0.09 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगी बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्राइटेरिया देखिए कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, ठीक है, कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के दरमियान, ठीक है, इंक्रीजेस, अगर इंक्रीज हो तो फिर क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी जो कोवलेंट बॉन्ड की है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अमोनिया जो है ये इसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये जो हैं ये सेम ग्रुप के मेंबर हैं, आर्सेनिक हो गया और ये। अब इनके ये हाइड्राइड्स देखें तो ये सेम ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं इनका बॉन्ड पोलैरिटी वो किसकी होगी? अमोनिया, उसके बाद SH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद PH3। ठीक हो गया। अब क्योंकि टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किस में है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। इसी तरह जो है ये ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स में भी क्या होगा? बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। और हेलोजेंस की बात करें, इनके हाइड्राइड भी HF जो है ये सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर रखता है, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI।
अब ये एक आयनिक जो है सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अब जैसे जैसे मेटल का जो है मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, वैसे वैसे कोवलेंट करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और लास्ट पे नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है, ठीक है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन। और इसी तरह जो है लेफ़्ट टू राइट जो है नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। इसमें आप याद रखें कि पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम बात करें राइट टू लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं तो इनका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा, और राइट पे जो है नॉन मेटल्स है तो इनका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक और बेसिक नेचर, ठीक है। इसमें सबसे पहले है लिवस कॉन्सेप्ट। लिवस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसिड एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करती है, और बेस एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है, ठीक है। तो लिवस बेसिस जो हैं, तमाम एनाइनिक स्पीशीज़ जो हैं वो लिवस बेसिस हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो ये डोनेट कर सकते हैं। और या फिर क्या होंगे, लॉन पेयर स्पीशीज़, ठीक है, लॉन पेयर स्पीशीज़ वो भी क्या होती हैं, वो भी लिवस बेसिस होती हैं। लिवस एसिड जो हैं, जितनी भी स्पीशीज़ है जिनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उनको एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, इस वजह से क्या होंगे, लिवस एसिड, ठीक है। और तमाम ऐसी स्पीशीज़ जिनका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो हाइपोवेलेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, वो सब क्या होंगे, लिवस एसिड्स। तो इनकी आपने एग्जांपल्स देख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि एसिडिटी ऑफ पेंटाऑक्साइड इन 5A ग्रुप। अब 5A ग्रुप जो है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, इसमें टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इस वजह से एसिडिटी जो है वो भी क्या होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, नीचे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे जितनी भी कैटायनिक स्पीशीज़ हैं वो क्या होंगे, वो लिवस एसिड होंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ बेसिक जो है, बेसिक स्ट्रेंथ, एनायनिक चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। कैटायनिक चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। इसी तरह एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इसके ऑपोजिट है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैटायनिक चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनायनिक चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक और बेसिक नेचर, ठीक है, ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। अगर मेटल ऑक्साइड, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व हो तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। अगर नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व हो तो ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह अगर जो है मेटेलिक हाइड्राइड्स को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, ठीक। तो जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है, एसिडिक नेचर उतनी ज़्यादा होगी। और इसी तरह बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम वैसे नॉर्मली बात कर लें तो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, तो लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज़ होगी। टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, तो टॉप टू बॉटम जो है बेसिक जो है करेक्टर या बेसिक नेचर इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, ये है ऑक्साइड का, ठीक है। ऑक्साइड जो हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं दे आर बेसिक, ठीक है। और जो नॉर्मल जो है, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उसमें जितनी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। और साथ ही साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं जिनकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो भी क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं दे आर एसिडिक, ठीक है, क्या होंगे, एसिडिक। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। जैसा कि MnO है, इसका क्या है, इसका मैंगनीज का +2 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बेसिक है।
जबकि Mn2O7 इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज़ का, तो ये एसिडिक है। उसके बाद जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। उसके बाद है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ऐसे ऑक्साइड जो है एज अ एसिड भी काम करते हैं और एज अ बेस भी, ठीक है। इसमें ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एम्फोटेरिक जो है, एम्फोटेरिक मेटल्स कंबाइन विद NaOH, ठीक है। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। इसी तरह एम्फोटेरिक मेटल्स जो हैं ये एसिड के साथ कंबाइन होकर क्या प्रोड्यूस करती हैं, बेसिस और साथ में हाइड्रोजन गैस। और एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ये साल्ट प्रोड्यूस करते हैं विद रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स द वन विच इज़ मोस्ट बेसिक, ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड जो है ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। इसके बाद हम बात करते हैं Mg और एलुमिनियम ऑक्साइड की। तो इनमें से जो मोस्ट बेसिक है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है तो बेसिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इस वजह से मोस्ट बेसिक जो है वो क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। नीचे देखिएगा द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इस, इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बताना है, तो इसमें जो है ये फोर्थ ऑप्शन जो है, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इस पे जस्ट हम ट्रेंड की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तीनों जो हैं ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, डिक्रीज। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसका ट्रेंड ऑपोजिट लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है कोवलेंट करेक्टर ऑफ हेलाइड्स। कोवलेंट करेक्टर जो है ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। रिड्यूसिंग नेचर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। इसी तरह जो है शील्डिंग इफेक्ट, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, ठीक है। और टॉप टू बॉटम में ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ठीक है। इसी तरह बेसिक करेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। और बेसिक करेक्टर जो हाइड्राइड्स का है, हाइड्राइड्स के बेसिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जो है वो नॉन मेटल के लिए डिक्रीज होता है, लेकिन जो मेटल्स हैं उनके लिए क्या होता है, इंक्रीज। और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जो है ये भी इंक्रीज होती है। और थर्मल स्टेबिलिटी जो है, ठीक है, सल्फेट की, वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज़ होती है और टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसी तरह थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइट लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स भी सेम ट्रेंड है। और हाइड्रोक्साइड जो है इनका भी सेम ट्रेंड है, यानी सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट्स और हाइड्रोक्साइड, ये लेफ़्ट टू राइट जो है इनके थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और लास्ट पे डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है वो लेफ़्ट टू राइट पहले इंक्रीज़ होती है और फिर डिक्रीज़ होती है, और टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज़ ही होती है। और लास्ट पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होती है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज़। तो ये जो है ये कुछ पीरियोडिक कह लें ट्रेंड्स या ट्रेंड जो है इन पीरियोडिक टेबल। तो इस टेबल को अगर आप याद कर लें तो बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है अबाउट पीरियोडिक टेबल और उसके ट्रेंड्स और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और एडिशनल क्वेश्चन वो आप ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि पूरा जो है चैप्टर कवर हो जाएगा और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लास्ट पे समरी देखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड हैं, ठीक है। पहला पीरियड जो है ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है, इसमें जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, ये शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसी तरह जो है छठा और सातवां, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं और ये लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। उसके बाद है पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया जाता है 4 ग्रुप्स में, एस, पी, डी और एफ में, ठीक है। पहले जो 2 हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें क्या होगा, एस ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आउटर जो शेल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन,
उसकी क्या होगी, उसकी होगी NS1 या फिर NS2। ठीक है। इसी तरह ग्रुप 1 जो है इसे अल्कली मेटल्स कहा जाता है, इसमें हाइड्रोजन भी इंक्लूड है लेकिन वो अल्कली मेटल नहीं है। और ग्रुप 2 जो है इन्हें कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और टोटल जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में उसमें 14 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, पी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2 NP 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पी में। उसके बाद 13 टू जो है 17 ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और लास्ट पे जो है वो क्या है, ज़ीरो ग्रुप या 18 ग्रुप, जिसे नोबल गैसेस कहा जाता है। ठीक है। तो नोबल गैसेस जो हैं उसमें जो हीलियम है, हीलियम तो वो पी ब्लॉक्स में से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसमें एस सबशेल फिल होता है, बाकी तमाम में क्या होता है, पी सबशेल। और पी ब्लॉक में टोटल जो है वो 36 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। डी ब्लॉक की बात करें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसमें जो है 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में। ठीक है। अब वो डी ऑर्बिटल कौन सा होता है, वो वैलेंस शेल से इनर शेल होता है, यानी पेनल्टीमेट शेल होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, n-1 डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और NS इसमें 0 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इट इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड फोर्थ यानी 3 से लेकर 12 तक ग्रुप्स के एलिमेंट जो है, ये कितनी सीरीज़ हैं, 4 सीरीज़ हैं डी ब्लॉक की, 3D 4D 5D और 6D। और डी ब्लॉक जो है टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ये 40 एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के। नेक्स्ट जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डी वाले आउटर हैं और एफ वाले इनर ट्रांजिशन है। इसमें क्या होता है, इसमें एफ ऑर्बिटल में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और वो किस शेल में होते हैं, वो एंटी पेनल्टीमेट यानी पेनल्टीमेट शेल से भी इनर शेल में होते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है n-2। एफ में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 1 से लेकर 14 तक। उसके बाद क्या होगा कि n-1 डी, डी में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 0 या 1, और NS2 होगा। जो एफ ब्लॉक है ये, इसको 2 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है, 14 एलिमेंट की 2 सीरीज़ हैं। एक कहलाती है लेंथेनाइड और दूसरा कहलाती है एक्टिनाइड। 4F सीरीज़ लेंथेनाइड है और 5F सीरीज़ जो है वो एक्टिनाइड है। और एफ ब्लॉक में टोटल जो है वो 28 एलिमेंट्स हैं। अब साइज़ की बात करें तो हमने एटॉमिक रेडियस की बात की, कोवलेंट रेडियस की, वॉन डेर वाल रेडियस की और मेटालिक रेडियस की बात की थी। ठीक है। इसमें वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ग्रेटर होता है, देन मेटालिक रेडियस, और लास्ट पे जो है वो कोवलेंट रेडियस। एटॉमिक और आयनिक साइज़ जो हैं, ठीक है, आयनिक रेडियाई जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स एंड अ corresponding increase in the screening effect of the inner electrons। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो रेडियस है कैटाइन का वो ऑलवेज स्मॉलर होता है देन पेरेंट एटम, जबकि एनायनिक रेडियस ऑलवेज लार्जर होता है देन पेरेंट एटम। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, आर न्यूट्रल और आयनिक स्पीशीज हो सकती हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन उनके न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के नतीजे में रिलीज होती है। और नेक्स्ट है जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, उससे हम कहते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये सक्सेसिव जो आयनाइजेशन इंथैल्पीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो ग्रेटर होती हैं, इंक्रीज होती हैं, यानी फर्स्ट की निस्बत सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाउलिंग स्केल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की और सबसे कम जो है वो सीजियम की 0.7 है, जबकि फ्लोरीन की क्या है 4। पाउलिंग और मिल्किन स्केल्स आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन, पाउलिंग स्केल जो है वो इक्वल है मिल्किन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8। इसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, सेकंड पीरियड के जो कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं विद एलिमेंट्स ऑफ थर्ड, जैसे कि मैग्नीशियम है, ठीक है, लिथियम रिजेंबल विद मैग्नीशियम, बेरिलियम रिजेंबल विद एल्यूमिनियम एंड बोरोन रिजेंबल विद सिलिकॉन।
अब ये ऐसा क्यों है? ड्यू टू द स्मॉल साइज, लार्ज न्यूक्लियर चार्ज, रेडियस रेशो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये कुछ जो है रीज़न है इन डिफरेंसेस की।